तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज डिस्कशन। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया था टेस्ट 1, 2, 3 एंड टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 4। तो टेस्ट 4 का ये पार्ट 1 है एंड द टेस्ट वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 50। ओके, तो these are the courses that is available for UPSC examination at Research Academy. Is that paper 1 and 2 for prelims, GS paper 1, 2, 3, 4 for mains examination, and optional paper. Available courses are public administration, physics, PSIR, that is political science and international relation, and test series are also available for prelims as well as mains. ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ओके, टॉपिक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया। इसका थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, ये होता है क्या। ठीक है, किसी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उसका जो बैलेंस शीट होता है, ओके, उस बैलेंस शीट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बनिया है, ठीक है, उसका जितने दुकानदारों से जो क्या कहते हैं क्रय और विक्रय है, उसका जो हिसाब किताब है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वैसे इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री के साथ बायलैटरली ट्रेड करता है, वर्ल्ड में जो बहुत सारा मल्टीपल फोरम है उससे ट्रेड करता है, ठीक है। तो इस पूरे ट्रेड का जो हिसाब किताब होता है, इसके लिए जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, ठीक है, समझिए चीज़ों को। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो अकाउंट होता है, इस अकाउंट का दो कंपोनेंट होता है। तो पहला कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट और दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट के बारे में। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये यूपीएससी लविंग टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। समझ गए, कुछ फिक्स एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था रेस्ट डिस्कशन में भी कि पर्टिकुलर टॉपिक से पॉलिटी हो गया, यहाँ पे ये सब एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, ऐसे यहाँ पर भी ये कुछ फिक्स एरिया। ओके, खैर तो करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट है ट्रेड। करंट अकाउंट के अंदर आता है ट्रेड अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सामान को आप देश से बाहर बेचते हैं, और इंपोर्ट का मतलब आप बाहर से सामान को देश में मंगवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है इसके अंदर सर्विस। इसको इंटेंजिबल भी बोलते हैं या इनविजिबल भी बोलते हैं, ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और थर्ड आता है रेमिटेंस। इंडिया के अंदर जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, ठीक है, तो ये अलाउड है। करंट अकाउंट का कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी लगभग हो चुका है। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, तो कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें आती है, एक आता है बोरोइंग और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आता है, एक आता है बोरोइंग, जो आप पैसा बोरो करते हो, उधार लेते हो, लोन वगैरह। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया वाले बाहर करे या बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म यह है कि पैसे को क्या करना पड़ता है, पहले पैसे को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल कैपिटल अकाउंट काउंटर अलाउड इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके लिए वैसे दो कमेटी है, कमेटी का नाम है तारापुर कमेटी 1, तारापुर कमेटी 2। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। बट हमारे यहाँ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है। क्लियर है। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, तो जब हमारे यहाँ मान लीजिए कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होगा, तो इस केस में इंडिया के लोग जो हैं, ठीक है, इंडिया का जो बिजनेस पर्सन है, ओके, इंडिया की जो सरकार है, भारतीय सरकारें हैं, ओके, वो क्या कर सकती है, वो बाहर से पैसे को बोरोइंग कर सकती है यदि उसको ये लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बोरोइंग करना महंगा है, ठीक है, या मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल के कारण जो है बोरोइंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इस केस में बाहर से बोरोइंग कर सकता है। ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडियन इन्वेस्टर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में
इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, और बाहर का इन्वेस्टर इंडिया के मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये क्लियर है? ये सिंपल बेसिक सा मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कैपिटल अकाउंट का फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है। अब ऑप्शन को पढ़िए, क्या क्या ऑप्शन। अच्छा, हम तो सीधा आंसर पे आ गए, सॉरी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इंडियन कंपनीज विल हैव इजियर एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल। बिल्कुल राइट है कि इंडियन कंपनी क्या करेगा, बाहर से पैसे को बोरो कर सकता है। इट विल रिड्यूस द नीड फॉर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय द आरबीआई। ये गलत है, ठीक है। जब क्या होगा, जब आप मान लीजिए कि आप डॉलर के टर्म में क्या कर रहे हैं, पैसे को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो रुपया क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यानी इस केस में क्या होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है, तो उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके वोलेटाइल होने का सिचुएशन रहता है, ठीक है। तो इस केस में उसे क्या करना पड़ता है कि मैक्सिमम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिड्यूस नहीं करना होगा, इसको इंक्रीज करना होगा, ताकि जब फ्यूचर में कोई वोलेटिलिटी होगा इकोनॉमी के अंदर तो उस केस में इकोनॉमी को हम क्या करें, प्रिवेंट कर, ठीक है। क्लियर है? ये ऑप्शन गलत हो गया। इंडियन रेसिडेंट कैन फ्रीली कन्वर्ट रुपी इनटू फॉरेन करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ये भी राइट है कि इंडियन इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है ताकि वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर पाए। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि दो एस्पेक्ट होता है, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है, आरबीआई वुड हैव मोर कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन ड्यू टू बेटर कैपिटल इन्फ्लो। ये गलत है, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल, क्योंकि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, ठीक है, यानी आरबीआई का कंट्रोल कम होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3, यानी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर। ऐप पर जाइएगा, सावित्री एडू हब ये ऐप है, ओके। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, विल गेट द पीडीएफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसडीआर। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। जो आईएमएफ है, आईएमएफ एक मल्टीलेटरल एजेंसी है, ठीक है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओके, कैट, डब्ल्यूटीओ, ये सब इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसी है, ठीक है। जो आईएमएफ है इसके द्वारा जो है एक एसडीआर करेंसी को मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली ये करेंसी नहीं है, इसको एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो आरबीआई का ये रिजर्व है ये, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा, और इसके अलावा इसका जो प्राइस होता है, एसडीआर का जो प्राइस होता है, ये डिपेंड करता है 5 करेंसी के ऊपर, जिसमें कि लेटेस्ट करेंसी जो ऐड किया गया उसका नाम है रेनमीबी। ये चाइना का करेंसी है, और ये प्रीलिम्स में 2017-18 में क्वेश्चन भी था। एसडीआर बास्केट जो है, ठीक है, एसडीआर बास्केट जो आईएमएफ का क्या होता है, रिजर्व होता है, उसमें लेटेस्ट करेंसी कौन सा ऐड किया गया है, इसका प्राइस 5 करेंसी के प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है यूएस डॉलर का, इसको आगे हम डिस्कस करें। तो पहला स्टेटमेंट है कि एसडीआर एलोकेशन बाय द आईएमएफ सप्लीमेंट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक आईएमएफ के मेंबर कंट्री को एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ पैसा जो है रिजर्व के फॉर्म में वहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें कुछ प्रोपोर्शन जो है उसको एसडीआर के टर्म में भी रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि फॉरेन करेंसी के अलावा जो है कुछ पैसा उसको एसडीआर के टर्म में रखना पड़ता है। ये बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। एसडीआर इज अ करेंसी इशू, इट इज नॉट करेंसी, इट इज रिजर्व। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कई बार पूछा है और लोग गलती करके आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये रिजर्व है, ठीक है। तो एसडीआर इज अ करेंसी इशूड बाय आईएमएफ दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग। ये सही है कि इसको हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये करेंसी नहीं है। कंट्रीज कैन एक्सचेंज एसडीआर फ्रीली, एसडीआर फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसी अमंग देम। ये भी राइट है, ठीक है। इसको एक्सचेंज के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बता दीजिए कौन कौन से करेक्ट है इसमें से, स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है। जैसे करेक्ट आंसर सी है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है कि इसको आप यूज कर सकते हो एक्सचेंज के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करता है कि किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाए, ठीक है, जिसमें कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब कि सामान को लाने ले जाने का जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ओके।
एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट ये भी माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम है प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट, गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का स्कीम है, ठीक है। और इसके तहत किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाए। इसमें से कौन सा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कॉस्ट पुश? यह कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप की टर्म को समझ जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म है जरा देखिए। पहला टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड टर्म है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, थर्ड टर्म है फिजिकल स्टिमुलस, ओके, चौथा है कॉर्पोरेट टैक्स, और पांचवा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इस सारे टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में हम यूज भी करेंगे। NDTL, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDT, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है NDTL। तो बैंक के पास जो रिजर्व होता है उसको NDTL बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दो अकाउंट में पैसा होता है, ठीक है। डिमांड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो भी पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर है, कहाँ पे है? सेविंग अकाउंट के अंदर, यानी कि ऑन डिमांड पैसा को आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट का पैसा क्या होता है? ऑन डिमांड, डिमांड आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट वगैरह वगैरह। और एक होता है टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो ये डिमांड लायबिलिटी में क्या हुआ? सेविंग अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट आ गया। जो टाइम लायबिलिटी है, ओके, इसके अंदर आता है फिक्स डिपॉजिट। क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ही आप पैसा को निकाल सकते हैं। यदि पैसा को उससे पहले विड्रॉ करते हैं, ओके, तो इस केस में जो है बैंक क्या करेगा? बैंक आपको पनिश करेगा। पनिश करने का मतलब कुछ पेनल्टी चार्ज आपसे काट लेगा, ठीक है। अब ये जो NDTL है, इसका 4% जो होता है, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए कॉन्सेप्ट। ये कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में RBI के पास रहता है, और ये बैंक का पैसा, किसका पैसा है? ये बैंक का पैसा है, ओके। 18 से 20%, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, तो 18 से 20% घटता बढ़ता। इसको बोलता है SLR, मतलब कि स्टैच्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ रहा है? अब बैंक क्या करता है? बैंक इस पैसे को जो है रीएडजस्ट करता है। रीएडजस्ट करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो आपको 4% दिख रहा है, तो यहाँ पे 1% का मतलब होता है 100 बेसिस। ये सब यूनिट है, ठीक है, इसमें घबराने की आवश्यकता। ओके, 100 बेसिस, सॉरी, पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 0.5% का मतलब क्या होता है? 50 बेसिस, 50 बेसिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो जनरली क्या होता है, जो SLR है उस टूल को यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो पैसा बैंक को रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है। ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि इस पे आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो जैसे RBI ने बोला कि 0.5% से रेपो रेट को कम किया जा रहा है, रेपो रेट को कम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि SLR 18% है, ठीक है, तो हटा के कर देना है 17.5%। कितना कर देना है? 17.5%। और ये जो 0.5% है, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट है, इसके प्रोपोर्शन में जो पैसा है, उस पैसे को आप लोन के रूप में डिस्बर्स कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो 50 बेसिस पॉइंट जो है, इक्विवेलेंट जो भी पैसा होगा, ठीक है, इसको लोन के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं? डिस्बर्स कर सकते हैं। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये सरकारें तब करती, सॉरी, बैंक तब करता है, ठीक है, जब बैंक को लगता है कि मार्केट के अंदर डिमांड को जनरेट करना। क्या करना? मार्केट के अंदर डिमांड को जनरेट करना, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशनरी, और MP मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी।
अब सरकार को ये लग रहा है कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने मतलब कि आरबीआई ने, अच्छा हाँ देखिए, जहाँ पे मॉनेटरी रहेगा वहाँ पे आरबीआई इन्वॉल्व होगा, सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इंडिया के केस में आरबीआई होगा। और जहाँ पर फिजिकल पॉलिसी रहेगा वहाँ पे इन्वॉल्व कौन होगा, सरकार इन्वॉल्व होगा, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा। तो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और दोनों पॉलिसी को एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है साथ साथ मतलब कि यूज किया जाता है ताकि इकोनॉमी को मैनेज किया जा सके, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेप में रखा जा सके। गुड। अब सरकार को लग रहा है कि भाई लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। सरकार ने बोला कि देखो भैया, ये जो 17.5% है बेसिस पॉइंट, ठीक है, इसको बढ़ा के अब कर दो 18.5%, 18%। क्लियर है? तो 18% पैसा कैसे आएगा, जब बैंक क्या करेगा, पैसे को मार्केट से फिर वापस विड्रॉ करेगा, पैसा वापस पंप करेगा, पैसा को वापस ले लेगा पैसा को, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा क्या होगा, कम होगा, लोग खर्च कम करेंगे, इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी, टाइट। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो नाउ टेल मी वन थिंग, यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो पैसे को खर्च करेंगे या पैसे को बचा के रखेंगे, तो खर्च करेंगे ना, ठीक है, क्लियर है? यानी कि सबके पास पैसा है और पैसे सामान कम्युनिटी फिक्स है बाजार के अंदर, सामान उतना ही है, पैसा सबके पास है, ठीक है। इस केस में जो महंगाई बढ़ेगा उसका रीजन क्या है कि महंगाई डिमांड बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कॉस्ट पुश क्या था, कॉस्ट, ये क्या होता है समझिए। सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 110 रुपये, जिसमें 100 रुपया जो है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है और 10% टैक्स है उसका। क्लियर है? कितना, 10% टैक्स है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस अब हो गया 120। तो कॉस्ट तो पहले 100 रुपया ही था, लेकिन टैक्स अब कितना हो गया, 20%। ओके, तो इन कारणों से उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 120। यानी कि सरकार की पॉलिसी के कारण, ठीक है, सरकार में सेंट्रल बैंक हो सकता है, सरकार हो सकता है, के कारण जो पैसे और सामान का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। ये जो इन्फ्लेशन होगा ये क्या होगा, कॉस्ट पुश होगा, ये होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने रेट को बढ़ाया, सरकार ने रेट को बढ़ाया है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पहला जो ऑप्शन है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया इसीलिए महंगाई बढ़ गया, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण डिमांड बेस्ड जो इन्फ्लेशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। इसको हम एक, इसका एक और टर्म है केनेशियन स्टिमुली, केनेशियन स्टिमुली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि जेम्स केन्स ने थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो जेम्स केन्स क्या इकोनॉमिस्ट है और ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, डिमांड नहीं रहेगा, तो डिमांड को जनरेट करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, पैसे को खर्च किया जाता है बाहर से बोरोइंग करके, ताकि मार्केट के अंदर क्या हो, डिमांड जनरेट हो। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टिमुली, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टिमुली बोलते हैं। जब सरकार पैसा खर्च करेगी तो इस केस पे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, तो डिमांड फिर बढ़ेगा, तो इट इज ऑल्सो डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो गया तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, और ज़्यादा सामान का सप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये भी डिमांड बेस्ड होगा, तो इसका मतलब इट इज़ द रीजन टू, इज राइट ऑप्शन। इसमें से कितना है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट है इंक्रीजिंग कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन के ऊपर, तो इसका इंपैक्ट है नहीं, इसका इंपैक्ट है नहीं, इसका इंपैक्ट है नहीं, तो इसका मतलब टू राइट ऑप्शन। एक कर लीजिए आंसर क्या है। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट वन क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्योंकि जब रुपया डिप्रिशिएट होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है, जब रुपया डिप्रिशिएट होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, समझिए, यूपीएससी बराबर पूछता है। हमने क्या किया, रुपया का एक बेस प्राइस ले लिया, ठीक है, मैं बेस प्राइस लिया कि $1 बराबर है 80 रुपये, कितना है, 80 रुपीज़, $1 बराबर 80 रुपीज़, ठीक है। तो जब $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, पैसा हमारा अप्रिशिएट हो रहा है, ये मतलब अप्रिशिएट।
लेकिन जब $1 बराबर 70 रुपीज़ हो जाएगा, सॉरी 90 रुपीज़ हो जाएगा, तो मतलब पैसा हमारा क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट। ठीक है, पैसे का वैल्यू कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है समझिए। ठीक है, अब देखिए, पहले आप एक बैरल तेल जो है ऑयल तो इंपोर्ट करते थे, तो आप पे करते थे $5। कितना पे करते थे, $5। इसका मतलब ये हुआ कि आप पे कर रहे थे 400 रुपये जब आप बेस प्राइस पे सामान को खरीद रहे थे, तब बेस प्राइस पे। लेकिन जब पैसा अप्रिशिएट हो गया, इस केस में आप कितना पे कर रहे हैं, ₹350। ₹350 पे कर, जब पैसा अप्रिशिएट हो रहा है। और जब पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है तो आपको सेम सामान खरीदने के लिए पे कितना करना पड़ रहा है, ₹450। यानी कि जब डिप्रिशिएशन होगा तो इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है कितना, 400 के बिहाफ पे 450 पे करना पड़ रहा है। और जब अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट सस्ता होगा। इंपोर्ट क्या होगा, सस्ता होगा। लिख दिया मैं। हाँ देखिए, बेस कितना है, बेस है आपका 400। बेस कितना है, 400। ठीक है, तो जब रुपया अप्रिशिएट होगा तो आप कितना पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो ₹350 पे कर रहे हो। ठीक है, 350, सिर्फ 350 पे करते हो, मतलब आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, $1 सामान खरीदने के लिए। ठीक है, $1 के सामान खरीदने के लिए। ठीक है, अब मोटा मोटी इसको याद कर लो, मैं अभी थोड़ा भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप याद करो कि जब रुपया अप्रिशिएट होगा, पोर्ट जो है वो सस्ता होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, महंगा। ठीक है, और जब रुपया डिप्रिशिएट होगा तो इंपोर्ट क्या होता है, महंगा हो जाता है। इंपोर्ट महंगा होगा, आई एम सॉरी। हाँ ठीक, तो मैं बता रहा था, इंपोर्ट महंगा हुआ ना, पहले पे कर थे 400, अब पे कर रहे हो 450। क्लियर है, तो इंपोर्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता होता है। तो रुपये का डिप्रिशिएट होना ऐसी इकोनॉमी के लिए अच्छी है, अच्छी बात है। ठीक है, जो इकोनॉमी क्या है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, नहीं है। ठीक है, बट चाइना की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी क्या है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो उनका पैसा जितना डिप्रिशिएट होगा उतना उनको फायदा होगा, तो वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली अपने करेंसी को डिप्रिशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें कि इकोनॉमी जो है क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है। क्लियर है, तो इस केस में यदि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, अब देखिए पढ़िए यहाँ पे। तो जब रुपया डिप्रिशिएट होगा तो इस केस में इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब पहले आप 400 पे करते थे, अब आप पे कर रहे हो 450। ठीक है, 450। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल है काफ़ी महंगा हो जाएगा। जब क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा होगा तो सब्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण प्राइस बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पुश। ठीक है, स्टिमुलस पैकेज क्या मैंने बता दिया आपको, सरकार पैसा खर्चा करती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप कर्व। पहला कॉन्सेप्ट है स्टैगफ्लेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट है फिलिप कर्व। इसको हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्टैगफ्लेशन जो है, ठीक है, वो फिलिप कर्व को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा है। दोनों कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं। पहले तो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, ये होता क्या है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा होना, हाइपर इन्फ्लेशन होना, ऐसा होना, हाइपर इन्फ्लेशन होना। और महंगाई के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है। फिलिप कर्व क्या बोलता है, देखिए फिलिप कर्व क्या बोलता है कि जैसे यहाँ है महंगाई और यहाँ पे है अनएम, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो ये कहता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होगा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। हाई इन्फ्लेशन, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट लो, है ना ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इन्फ्लेशन जब हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। और जब इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन लो होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, लो है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। क्लियर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट ये क्या कहता है कि नहीं नहीं भैया, इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है फ्लिप कर्व को, जस्ट उल्टा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, occurrence of stagflation in the economy contradict the concept of Philip curve. Philip curve suggests inverse relationship between inflation and unemployment. बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये क्या बताता है कि इम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब महंगाई कम है। ठीक है, यानी इनवर्स रिलेशन। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है और पहला का एक्सप्लेनेशन है। ये फिलिप कर्व देखिए, हाई इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लो इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये ग्राफ मैंने उल्टा कर दिया था कि ठीक ठीक था। एम्प्लॉयमेंट, ये सब ग्राफ पूछता है, दिस ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, दोनों के लिए पूछते हैं। फिलिप कर्व, लॉरेंज कर्व, ये 3-4 फिक्स कर्व है और यही कर्व से बराबर में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई मतलब कि एनआरआई डिपॉजिट, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा एक्सटर्नल डेट है, ये चारों एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, जैसे आप जो लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, ठीक है, तो ये क्या है, लोन है ना, ये डेट हो गया। ठीक है, और डेट आप कहाँ से ले रहे हैं, बाहरी एजेंसी से ले रहे हैं। किसी भी एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा गवर्नमेंट लोन ले सकती है, कोई भी जो प्राइवेट इंटिटी है, इंटाइटी प्राइवेट सेक्टर, वो भी इससे लोन ले सकता है इस रूट के थ्रू। ओके, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट है। जो एनआरआई पैसा को डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या है, सरकार के ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से ये एक्सटर्नल लोन है। क्लियर है। तो देखो, एनआरआई का इतना रिलेवेंस है कि जब 1991 में हमारे यहाँ, ठीक है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तो एक बेसिक रीजन ये भी था कि एनआरआई को स्पेकुलेशन ये था, ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी वोलेटाइल होने वाला है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया था, पूरे पैसे को विड्रॉ कर लिया था और अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप हो गया। ठीक, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जनरली क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के टर्म में ये पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर से वो पैसा लेकर आएंगे, फिर इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बदले में क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाद में वो वापस करेंगे तो ये भी तो एक बोरोइंग हो गया। तो ये चारों क्या है, बोरोइंग है। ठीक है, तो इसमें से चारों जो है कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल फोर, ऑल फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ द गुड। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, कि कोई इंडियन टेरिटोरी है, सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो इम्पोर्ट हो गया। सामान देश के बाहर बेच रहे हैं, वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया। तो पहली बात तो यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक ड्यूटी तो कॉमनली लगता है, और वो ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी। तो लगना ही लगना है, कस्टम ड्यूटी लगता है। राइट है। तो जीएसटी है, जीएसटी में सिर्फ इंटीग्रेटेड जीएसटी जो आईजीएसटी है वो लगता है। जो सेंट्रल जीएसटी है ये लगता है इंट्रा स्टेट ट्रेड पे। ठीक है, मतलब स्टेट के अंदर जो ट्रेड लगता है। ये राइट होगा, ये गलत होगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड बाय आरबीआई फॉर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब पहले आप समझिए होता क्या है।
व्हाट इज स्टेबलाइजेशन, ये होता है। हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, पढ़ा था ना, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। हमारा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है और वो हमें हर मंथ $5,000 भेजता है, ठीक है। कितना भेजता है? $5,000 भेजता है, ठीक है। और जिसमें भेज रहा है उस समय एक्सचेंज रेट जो है वो है $1 ₹80, ₹80। इसका मतलब ये हुआ कि जितना डॉलर हमको पर मंथ वो भेज रहा है, ठीक है, वो इंडियन करेंसी में कितना है? 5,000 इंटू 80 यानी 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़, ठीक है, रुपीज़। अब क्या हुआ कि सडनली जो है $1 इक्वल टू हो गया ₹90। मेरा दोस्त है चालाक, या चालाक छोड़, अब उसने कितना भेजा? $5,000 भेजा मान लो। तो जो $5,000 भेजा, तो अब इस पैसे का जो वैल्यू है वो 4 लाख नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा? 4,50,000, 4,50,000। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डॉलर तुमको उतना ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन रुपया हमारा ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो हमारा चालाक दोस्त है उसने बोला कि भैया देखो हम तुमको भेज रहे हैं $10,000, एक्सचेंज रेट ₹90 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। तो सरकार को क्या हो रहा है? सरकार को पर ट्रांजेक्शन लॉस हो रहा है, क्लियर है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने लाया ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ? शुरू में तो सरकार क्या करेगा? बहुत सारा डॉलर मार्केट से खरीदेगा, ठीक है, रुपये को बचाने के लिए, ओके। लेकिन जब डॉलर एक हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली सरकार ने एक दिमाग लगा दिया, सरकार ने बोला कि देखो भैया तुमको $5,000 जो एक्सचेंज नहीं कर, तुमको एक्सचेंज करना है $3,000। जो $2,000 है इसको तुम्हें बॉन्ड के फॉर्म में हम देंगे, ठीक है, बॉन्ड के फॉर्म, बॉन्ड के फॉर्म में देंगे तो बॉन्ड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बॉन्ड का इम्पैक्ट कम पड़ता है। और अब तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, खासतौर पर जब 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड रिलीज किया था, उसका नाम है मसाला बॉन्ड। पहले क्या था कि पहले जो बॉन्ड था उसका जो डिनोमिनेशन था वो भी डॉलर के टर्म में होता था, ठीक है। जब डॉलर के टर्म में होगा तो क्या होगा? जैसे रुपया डिप्रिशिएट हुआ तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि बॉन्ड रुपये के डिनोमिनेशन में होता है, तो अब वट एवर भी द वैल्यू ऑफ, मतलब भले ही डॉलर के मतलब मामले में रुपया फ्लक्चुएट करे, हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हम थोड़े लोन लेगा, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने लोन लिया $100, लोन लिया $100, ठीक है, और अभी एक्सचेंज रेट है ₹80, ठीक है। और इसने जो लोन लिया एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट लिया, 5% इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे अभी इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है? $5, यानी इसे पे करना पड़ रहा है ₹400। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, अब तो वो पे करेगा डॉलर के टर्म में ही, बट नाउ ही विल पे 90 इंटू 5, सॉरी 90 इंटू 5 दैट इज 450, 450। अब उसको नुकसान हो गया कि नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल पहले कितना था? 100 इंटू 80 मतलब 8,000, अब प्रिंसिपल कितना हो गया? 9,000। तो दोनों किस्म उसको नुकसान है, क्लियर है। यानी कि डॉलर की फ्लक्चुएशन के कारण जो है हमारी इकोनॉमी इफेक्टेड हो रही है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने मतलब सरकारों ने भी मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मिलकर लाया मसाला बॉन्ड। तो बॉन्ड लाया मसाला बॉन्ड। ये सारा मैकेनिज्म 2008 के रिसेशन के बाद 11-12 के आसपास। अब क्या है कि अब डॉलर के टर्म में डिनोमिनेशन नहीं होगा, अब डिनोमिनेशन क्या होगा? अब होगा कि भैया तुमसे हमने 100 रुपया लिया है, कितना लिया है? 100 रुपया लिया है, इंटरेस्ट कितना देंगे? 5 रुपया। तो डॉलर भले घटे या बढ़े, ठीक है, अब क्या होगा? अब इस प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। ये सब जो मैकेनिज्म सरकार के द्वारा डेवलप किया जाता है इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन।
ठीक है, कैसे हम इकोनॉमी को बचाएंगे वोलेटिलिटी से। ठीक है, जब हमारे यहाँ रुपया डेप्रिसिएट होता है तो सरकार जनरली क्या करता है, यूज करता है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, इसको किया जाता है। ठीक है, और सरकार जो है इन्वेस्टर को या कस्टमर को ये आग्रह करता है कि आप बॉन्ड के टर्म में पैसे को उधार करें। ठीक है, पढ़िए क्या क्या है। पहला क्या है, पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जैसे एसएलआर सीआरआर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यानी ताकि ताकि क्या कहते हैं, लोन लेना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाए। ओके, इसके अलावा फॉरेक्स स्वैपिंग करेगा, यानी कि सरकार बोलेगा कि भाई तुम जो है लोकल करेंसी में एक्सचेंज करो। ठीक है, जैसे ईरान के साथ क्राइसिस हमारा हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया था, सैंक्शन लगा दिया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बार्टर सिस्टम के द्वारा जो है स्वैपिंग कर रहे थे। ठीक है, ब्रिक्स में लोकल करेंसी होता है तो लोकल करेंसी में स्वैपिंग किया जाता है, उसको करेंसी स्वैप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द रिजर्व बैंक। ओके, और सीआरआर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब इस सब को सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल रेगुलेट कर सकती है। तो सभी ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर राइट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा है, दैट इज एसेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एसेट। तो पहला है रुपी सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी के बिहाफ पे जो रुपया छापा जाता है। डिपॉजिट, जो आपने पैसा जमा किया हुआ है। नोट इशू, सरकार नोट को इशू करता है। सरकार जो लोन और एडवांस देता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 19। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एसेट है, तो ऑल आर एसेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ, सॉरी 1 4, आई एम वेरी सॉरी, तो याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट क्या है, एसेट है रुपी सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी, लोन एंड एडवांस। और लाइबिलिटी क्या है, जो नोट इशू किया गया है और डिपॉजिट, ये लाइबिलिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या है, डीएन, डीएन क्या है, लाइबिलिटी है। एसेट क्या है, रुपी सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी, लोन एंड एडवांस। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये किस चीज़ का मेजरमेंट है। ठीक है, ये किस चीज़ का मेजरमेंट है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है ये मेजरमेंट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी के लेवल पे कितना गुड्स एंड सर्विस को आप डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है नेट नेशनल इनकम एनएनआई प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट अ डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल, दैट इज कॉल्ड एनडीआई। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक आरआरबी के बारे में, तो नरसिंहम वर्किंग कमेटी ग्रुप रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी, बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राइट है, एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये गलत है, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता, इसमें तीन चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आरआरबी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, और जो बैंक स्पॉन्सर करता है उसका भी शेयर होता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, आरबीआई आरआरबीआर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉलोइंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये गलत है, इसको भी फॉलो करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हर बैंक को किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उस पर्पस के लिए उसको लोन को डिस्पोज ऑफ करना है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब जब पहले बैंक नेशनलाइज नहीं था, ठीक है, तो जनरली बैंक को एज ए टूल यूज किया जाता था बिग कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा। लेकिन जब बैंक को इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, नेशनलाइज किया, तो अब बैंक जो है वल्नरेबल सेक्शन के इंटरेस्ट को क्या करता है, फुलफिल करता है। कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होता है, नाबार्ड बैंक, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर्पस से ये लोन देता है नाबार्ड बैंक, उसका प्रायोरिटी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही जो स्टूडेंट लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, वल्नरेबल सेक्शन के लिए लोन हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो इससे एग्जाम्प्ट नहीं है, इसको भी इस पर भी प्रायोरिटी सेट किया जाता है। तो इसका आंसर वन ओनली होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या है। नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 में इन्होंने रिकमेंड किया था आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है, और जो बैंक स्पॉन्सर करता है उसका शेयर 35%। ओके, और आरआरबी जो है ये भी फॉलो करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म को। यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये कौन डिस्क्राइब करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटेंडेड टू रिड्यूस डेफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज़ है ये, समझिए इस चीज़ को। देखिए, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट पॉलिसी जिसका पर्पस होता है गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, सरकार का जो खर्च है उसको कम करना, और सरकार के उधार को भी कम करना, कर्ज को भी कम करना, ये भी पर्पस है। फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल डेट को कम करना। इसके लिए हमारे यहाँ जो एक पॉलिसी आया था उस पॉलिसी का नाम है FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट, ठीक है। फिजिकल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में आया था, 2012 में इसको अमेंड किया गया। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। पूछता है क्वेश्चन, मेंस में भी मेरी बात को। तो सरकार के द्वारा जो है कैसे खर्च कम किया जाए या सरकार के खर्च पे कैसे एक अनुशासनात्मक कंट्रोल रखा जाए उसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन से बहुत सारा मेजरमेंट होता है। इससे पहले सरकारें क्या करती थी? 5 स्टार होटल में मीटिंग करती थी, ठीक है, तो कंट्रोल कर दिया गया। सरकारें एयर इंडिया में घूमती थी, ठीक, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा खर्च होता था, उन सारे खर्च को कंट्रोल किया गया। तो ये हुआ कि फाइनेंशियल मामले में डिसिप्लिन कराना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल कंसोलिडेशन होगा डी, फिजिकल कंसोलिडेशन। इसमें से कौन सा है दैट इज पॉसिबल इफेक्ट ऑफ हायर फिजिकल डेफिसिट इन द इकोनॉमी, ठीक है। जब फिजिकल डेफिसिट हाई होगा उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है? तो फिजिकल डेफिसिट हाई का मतलब क्या हुआ? सरकार का उधार ज़्यादा है, सरकार का कर्ज क्या है? ज़्यादा है, क्लियर है। तो सरकार क्या करती है? सरकार मार्केट से पैसे को रेज करेगी। अब सरकार के द्वारा मार्केट से जो पैसा को रेज किया जाता है उसके लिए सरकार क्या करेगी? कोई ना कोई मतलब गारंटी कार्ड होना चाहिए ना सरकार के पास। बिना गारंटी कार्ड के पैसा आप दोगे सरकार को? नहीं दोगे, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो सरकार क्या करेगा? बॉन्ड को छापेगा, बॉन्ड को छापेगा। यही गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, ट्रेजरी बिल होता है। तो बॉन्ड की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि सरकार बॉन्ड को बेचेगा, ठीक है, और उस गारंटी के आधार पर सरकार को आप पैसा दोगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन बॉन्ड यील्ड, ये गलत है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, तो ये गलत है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखो अब क्या है कि बैंक के पास मिनिमम पैसा है। तो जब बैंक के पास मिनिमम पैसा है तो बैंक क्या करेगा? उस पैसे को सरकार को देगा। तो सरकार को देने के पास बाद सरकार के पास बहुत कम पैसा होगा लोन के टर्म में क्या कहते हैं, डिसबर्स करने के लिए। समझ में आ रहा है? जनरली सरकार क्या करता है कि जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसका जो SLR है, इस फंड को जनरली गवर्नमेंट स्कीम को चलाने के लिए यूज करती है, ठीक है ना। अब इस पैसे पे क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम पैसा है मार्केट में लोन के फॉर्म में डिसबर्स करने के लिए, क्लियर है। लेकिन लोन का डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई करना पड़ेगा ना, रेट हाई हो जाएगा, तो ये राइट है। डिक्रीज टैक्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये राइट नहीं है, क्योंकि सरकार को टैक्स की आवश्यकता है, टैक्स से सरकार पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये राइट नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। देख लीजिए क्या, यस, आंसर 2 है। तो हायर फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि सरकार क्या करेगी? ज़्यादा बोरो करेगी, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हायर फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट बोरोइंग ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण सरकार, बैंक के पास कम पैसा है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? अच्छा, इसको क्राउडलिंग आउट भी बोलते हैं, तो इन्वेस्टर से भाग जाएगा, ठीक है, ठीक है? चलिए अगला क्या है? विथ रेफरेंस टू इनडायरेक्ट टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझिए जरा कॉन्सेप्ट। ये है इंडिविजुअल, मतलब टैक्स पेयर है, और ये है टैक्स अथॉरिटी। ये है टैक्स पेयर, ये है मिडिल मैन, ये है टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स, वो डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली आप पे करते हो टैक्स अथॉरिटी को, ये है डायरेक्ट। आप किसी शॉप में मार्केटिंग करने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप शॉपकीपर को पे करते हो, और शॉपकीपर क्या करता है कि आपके बिहाफ पे टैक्स पे करता है टैक्स अथॉरिटी को। क्या आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है टैक्स को पे करने में? नहीं है ना, बोलता है इनडायरेक्ट।
तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे नहीं करता, बल्कि मिडिल मैन के माध्यम से टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, अब पढ़िए ऑप्शन क्या क्या है। दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, तो ये शिफ्ट हो गया ना, बर्डन क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दे आर जनरली प्रोपोर्शनेट इन नेचर, इसको हम समझते हैं कि क्या है ये ठीक है। दे हैव अ लिमिटेड रिच, तो ये गलत है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी चीज़ों पे लगता है, जो भी सेल्स वगैरह होता है, प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, तो इसका रिच लिमिटेड नहीं होता, इसका रिच बहुत ज़्यादा होता है, ये गलत है। ठीक है, 2 और 4 गलत है, एक राइट है, 3 भी राइट है। ठीक है, ये राइट है। पहला क्या है, पहला जो है करेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। सेकंड गलत है, इट इज अपोजिट टू व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स। ठीक है, 3 करेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसको फिक्स परसेंटेज रेट पे दिया जाता है। जब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स। और इनकरेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वहाँ पे क्या होता है, उसका काफ़ी वाइड रिच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ बजट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक है, अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को हम बजट फाइनेंसिंग, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, ये सब टर्म के नाम, ये होता क्या समझिए। जब बजट अनाउंस होता है, ठीक है, तो इस केस में सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपये है, बट बजट का एस्टिमेट कितना है, 150 रुपया। क्लियर है, तो सरकार क्या बोलेगा, सरकार बोलेगा कि हमारे पास जो 50 रुपीज़ कम हो रहा है, ठीक है, इस पैसे को आरबीआई प्रिंट करे, ताकि इस पैसे के थ्रू हम स्कीम को चला पाए। ओके, जो मैकेनिज्म, ये सही बात है गलत बात है, बताइए। अब बार बार क्या करो, बाहर से बोरो लेकर पैसे को प्रिंट करो, सर्कुलेट कर दे रहे हो। क्लियर है, तो इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा और क्या होगा, जब आरबीआई पैसे को प्रिंट करेगा, ठीक है, बैंक के पास क्या होगा, लिमिटेड पैसा होगा। जब बैंक के पास लिमिटेड पैसा होगा, तो बैंक क्या प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसा देगा, नहीं देगा। और यदि प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसा दे भी रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्लियर है, अब आज की इकोनॉमी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो है इन्वेस्टर वहीं से पैसा लेना चाहता है, ठीक है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या हो, काफ़ी लो हो, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या बहुत ज़्यादा हाई है। इस केस में इन्वेस्टर आपके देश से भाग जाएगा, तो बोलते हैं क्राउडलिंग आउट। क्या बोलते हैं, क्राउडलिंग आउट। इन्वेस्टर क्या होगा, भाग जाएगा। ओके, और वो ऐसे डेस्टिनेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे उसको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और उसको लोन काफ़ी सस्ते रेट पे ऑफर किया जा रहा है। अब पढ़िए क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट, तो डिक्रीज मनी सप्लाई, ये गलत है। मनी सप्लाई तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सरकार ने क्या बोला, आरबीआई पैसा छापिए आप और पैसे को स्कीम के थ्रू सर्कुलेट कीजिए, तो ये गलत है। इंक्रीज इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास पैसा है तो लोग क्या करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे। यानी कमोडिटी तो फिक्स है, सामान तो फिक्स है, लेकिन सामान को चेंज करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो महंगाई बढ़ेगा, तो ये राइट है, इंक्रीज इन्फ्लेशन। इंक्रीज हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी, इससे कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पक्का होगा। ओके, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं घटता है, ठीक है, क्राउडलिंग आउट। तो बी क्या राइट ऑप्शन है। ओके, देखिए, आरबीआई प्रिंट न्यू मनी टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेफिसिट, से मनी सप्लाई बढ़ता है। जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, महंगाई बढ़ती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 19 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे बनाया गया, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टारगेट ये होता है कि आरबीआई के द्वारा जो है, आरबीआई क्या करता है, बैंक को मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखने के लिए, मतलब एक रेंज में रखने के लिए प्रेशराइज करता है, ठीक है। तो बेंचमार्क एमपीसी ने मतलब तय किया है 2 से 6%, यानी इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर सरकार की तरफ से होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं, ठीक है।
इट इज अ काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कन्वर्जेंस, मतलब कि यहाँ पर सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर क्या करेगा, इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेट को चेंज करेगा। ये इसका मेन पर्पस। पढ़िए क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर विद द आरबीआई गवर्नर एज इट्स चेयरमैन। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। ये डिटरमाइन करता है पॉलिसी ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट बताया था ना, क्या बताया था आपको, जैसे जो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका मान लीजिए 18% जो है एसएलआर के फॉर्म में है। इस फॉर्म में है 18% जो है वो एसएलआर के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने देखा कि भाई सरकार क्या कहते हैं मतलब ये को लगा कि बाजार में जो है डिमांड नहीं है, तो बाजार में डिमांड को जनरेट करने के लिए आरबीआई ने क्या बोला कि हम रेपो रेट कम कर रहे हैं। रेपो रेट कम करने का मतलब ये है कि अब क्या होगा, 18% जो पैसा है, ठीक है, तो आरबीआई ने बोला उसको 17.5% कर, यानी कि 0.5% पैसे को क्या करो तुम इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करो। इसको बोलते हैं रेपो रेट का कम करना, ठीक है। और जब रेपो रेट बढ़ेगा तो दोबारा कर देगा 18%, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स डायरेक्शन। तो डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करना होता है। महंगाई कम है तो रेपो रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे। महंगाई ज़्यादा है तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट जब घटेगा तो पैसा पब्लिक के पास जाएगा, और जब रेपो रेट बढ़ेगा तो पब्लिक से पैसा बैंक के पास आएगा। ये राइट है। चेयरमैन ऑफ एमपीसी हैज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, ठीक है, उसमें मान लो 4 के पास वोटिंग राइट है, तो 2 वोटिंग फेवर में हुआ, 2 वोटिंग फेवर में नहीं, क्या हुआ, टाई हो गया ना। इस केस में चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है, मतलब उसको वो जिसके फेवर में वोटिंग करेगा वही जीत जाए। ये डिसीजन फाइनल डिसीजन। ये राइट है। 1 2 3 तीनों होगा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, इसको यूएनईपी नहीं करता। तीसरा गलत है। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। 3 क्यों गलत है, जो कि एसडीजी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूएनडीएसए, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल। कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट क्या था, पढ़ा था आपने। इसमें 3 चीजें आती है करंट अकाउंट के अंदर, क्या क्या आता है बताइए। इसके अंदर आता है आपको गुड्स, सर्विस और रेमिटेंस, ये 3 आता है। तो यदि मर्केंटाइल मतलब होता है गुड्स, तो गुड्स का इंपोर्ट यदि ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम ओवरऑल देखते हैं ना, ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंसिंग द डेफिसिट, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ओके, वो ओवरऑल पिक्चर होता है किसका, गुड्स का, सर्विस का, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, रेमिटेंस एंड, तीनों होता है, ठीक है। Okay? तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये सिचुएशन वेयर टोटल करंट अकाउंट आउटफ्लो, मतलब गुड सर्विस ट्रांसफर पेमेंट, तीनों तीनों कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन इंडिया। ये प्रोवाइड करता है क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर फॉर ओनली अर्बन एरिया, ये बिल्कुल राइट है। ये प्रोवाइड करता है एनुअल एस्टिमेट ऑफ की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर फॉर बोथ अर्बन रूरल एरिया, ठीक है। अच्छा, दोनों के लिए करेगा, ठीक है। इट कैप्चर द एम्प्लॉयमेंट डेटा बेस्ड ऑन बोथ यूजुअल स्टैट्स एंड करंट वीकली स्टैट्स। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज पब्लिश क्वार्टरली बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों करेक्ट था, चौथा गलत है, ठीक है, जो इसको पब्लिश किया जाता है एनएसए के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। बाकी 3 if there is a cut in interest rate by US Federal Reserve, which of the following is most likely impact on this चीज। देखिए भैया, ये अपना देश भारत है,
मान लीजिए यूएस है, तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया, वहाँ के सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व बोलते हैं और यहाँ आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। फेडरल रिजर्व ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कट किया, इंटरेस्ट रेट को कट, लोन क्या होगा यहाँ पे, सस्ता हो जाएगा ना। हमारे यहाँ रेपो रेट जब कम होता है तो लोन क्या होता है, सस्ता हो जाता है, लोन क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। अब यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो जनरली ऐसे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ से रिटर्न उसको ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे करेगा, ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, आ रहा समझ में। तो इन सब कंट्री के अंदर क्या करेगा, ये इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगा। अब इन कंट्रीज में आपस में कंपटीशन होगा, बांग्लादेश में, चाइना में, इंडिया में। ये क्या करेंगे, इस कैपिटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है, ठीक है, ईजिंग पॉलिसी लेकर आएंगे, मतलब ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि यहाँ का कैपिटल इसकी तरफ फ्लो हो पाए। ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। पढ़िए ऑप्शन को क्या है। तो इफ देयर इज ए कट इन इंटरेस्ट रेट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट। अब देखो यहाँ पे जब यूएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डॉलर और रुपये का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो जब करेंसी का फ्लोट होता है, करेंसी फ्लोट करता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो करेंसी का अप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएशन होता है। अब पढ़िए क्या है। इट लेड टू डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर, ये गलत है, ठीक है। इट कैन बेनिफिट एक्सपोर्टर वाइल एडवर्सली इफेक्टिंग इंपोर्टर। अब देखो करेंसी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है कि अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। तो आप क्या पढ़े हो कि जब करेंसी अप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। ये पढ़े थे पहले ना, क्या पढ़े थे आप, जब करेंसी अप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट करने में नुकसान है, ठीक है, बट इंपोर्ट करने में क्या फ़ायदा है, इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है, एक्सपोर्ट काफ़ी चीप हो जाता है और इंपोर्ट काफ़ी महंगा हो जाता है, ज़्यादा पे करना पड़ता है। हम लोग पढ़े थे थोड़े पहले, अब पेज कर दीजिए। तो इट कैन बेनिफिट एक्सपोर्टर, तो ये इट कैन नॉट बेनिफिट एक्सपोर्टर। इट कैन इंसेंटिवाइज ग्लोबल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल राइट है। कंट्री क्या करेगा, ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा ताकि बाहर के इन्वेस्टर को अपने कंट्री की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। ये बिल्कुल राइट है। 1 2 गलत है तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। 3 ओनली, 3 ओनली। साइमल्टेनियस परचेज, अच्छा आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है समझिए। आर्बिट्रेज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक। आर्बिट्रेज जैसे दरभंगा में सरकार बना रही है एम्स, बना रही है दरभंगा। पटना में भी कुछ बन रहा होगा मान लो, पटना में डेवलप कर रही है एयरपोर्ट, ठीक है। आपने दोनों एसेट को खरीदा जिसका पर्पस ये था कि यदि मान लीजिए यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसको यहाँ डाइवर्ट कर देंगे, यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर देंगे। इसी को आर्बिट्रेज बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज सिंपली क्या होता है कि बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अदर मार्केट टू अर्न रिस्क फ्री प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिपेंसी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ओनरशिप ऑफ एफपीओ लाइज विथ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है, ठीक है। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो ओनरशिप है वो फार्मर के पास खुद होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट। एफपीओ हैव मैंडेटरली रजिस्टर एज प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013, ये गलत है, ठीक है। इसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं करना। बोथ प्रोड्यूसर एंड कॉर्पोरेट इंटिटीज कैन बी मेंबर, प्रोड्यूसर हो सकता है कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी गलत है, कॉर्पोरेट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्रोड्यूसर का मेंबर होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका मेंबर हो सकता है। तो कितने इसमें से राइट है, ओनली 1। ग्रोथ प्रोड्यूसर कौन कैसे राइट हो, देखते एक्सप्लेनेशन क्या। पहला इनकरेक्ट है, ठीक है, कि ओनरशिप कहाँ होता है, ओनरशिप लाइज विथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्टेट, ठीक है।
वो भी गलत है, क्योंकि क्या है, ये एपीओ को मैंडेटरीली रिक्वायर्ड नहीं है कि रजिस्टर करे एज ए कंपनी के तौर पर, ठीक है। इनकरेक्ट है, एपीओ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर विच इंक्लूड फार्मर, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, वीवर, आर्टिसन, एंटिटीज कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एप, ठीक हम बोल रहे थे। अच्छा, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन लाइक कॉर्पोरेटिव, कोऑपरेटिव एंड एसएचजी, यहाँ पे तो कोऑपरेटिव नहीं लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट लिखा, ये गलत है, ठीक है, तीनों गलत होगा, तीनों गलत होगा। रेमिटेंस रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम अब्रोड, external assistance received by Indian in the form of loan, borrowing by government from the RBI, पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट है? अब कॉन्सेप्ट क्या है बताइए कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट है, कॉन्सेप्ट क्या था? पीआई, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। पढ़े थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, पढ़िए यहाँ पे। रेमिटेंस रिसीव्ड बाय इंडिया फ्रॉम अब्रोड, ओके। एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन क्या है? बोरोइंग है ना, ये राइट होगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय इंडिया इन द फॉर्म ऑफ, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई, तो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रहा है, तो ये इंटरनल बोरोइंग है, बाहर से बोरोइंग हो नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देखा जाए, ठीक है, ये कंट्री के अंदर हो रहा है तो ये नहीं होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर का इन्वेस्टर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कर रहा है, ये होगा, तो इसका 2 और 4 होगा, ये 2। पढ़िए, 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप पर से, ठीक है। 3 इनकरेक्ट है, चौथा करेक्ट है। इसमें से कौन सा है जो साई की इनकम होगा? साई की इनकम क्या होता है ना, ये जैसे कि आजकल एक, जैसे इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांच होता है, ठीक है। तो एक होता है डेवलपमेंट इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का मतलब ग्रोथ नहीं होता, इकोनॉमी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो है ह्यूमन लाइफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट होना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो उससे संबंधित ये टर्म है साइकी इकोनॉमी। साइकी इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को जब परचेज करते हो उससे आपको आनंद आता है, मजा आता है, उसको साइकी इकोनॉमी बोलते हैं। So the monetary value of goods and service consumed, the satisfaction derived from consumption of goods and service, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। द इनकम अर्न फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, द इनटेंजिबल बेनिफिट ऑफ मटेरियल पोजिशन, ये भी इसका हो सकता है सी और डी, ठीक है। यानी कि इंटेंजिबल मतलब कि अदृश्य बेनिफिट, जो अच्छा बेनिफिट है, तो इसका दोनों राइट होगा, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर मुझे लगता है बी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है, बी ही है, ठीक है। इसी को साइकी बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसको बोलते हैं साइकी इनकम। यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको समझिए जरा, ठीक है। आपने पढ़ा था ना एनडीटीएल के बारे में, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसमें क्या है कि आपको सीआरआर कितना मेंटेन करना है? 4%। एसएलआर कितना मेंटेन करना है? 18%। ये देख लीजिएगा, ये बढ़ते घटते रहते, इन्हीं कारणों से जो है ये 18 से घट के 0.5% हो गया। एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर इस रिजर्व को मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करेंगे, कहाँ से बोरो करेंगे? तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फैसिलिटी रखा है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब पढ़िए, इट रेफर्स टू फैसिलिटी अंडर विच बैंक कैन बोरो फंड ओवरनाइट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट एनी कोलेटरल। ये गलत है, कोलेटरल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी आधा राइट है, आधा गलत है, ये विदाउट नहीं, विथ कोलेटरल, ठीक है। अंडर द एमएसएफ द बैंक कैन बोरो अप टू 10% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम। 10% नहीं होता, 2% शायद, ठीक है। तो 2% तक जो है आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर बोथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो ये हर तरह के बैंक ले अवेलेबल है, तो ये राइट है, ठीक है। 2 गलत है और 1 गलत है, 3 सिर्फ। क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट कौन सा है? तो ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? 1 2 इनकरेक्ट है,
तो देखिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है दैट इज अलाउज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई बट अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करेगा सरकार जो है अपने स्टैट्यूट कानून के तहत ये फिक्स कर देगा कि इन सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, ठीक है। हेंस द क्लेम इज विदाउट एनी कोलेटरल, ये रॉन्ग है। बाकी आगे पढ़ लीजिएगा, कितना है 2% है, अप टू 2%, रिटेल का 2% तक लोन ले सकते हैं और ये सभी तरह के बैंक को अवेलेबल है। यहाँ पर स्टेटमेंट है हाई पावर्ड मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया हाई पावर्ड मनी, आरबीआई का जो मनी होता है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट रिप्रेजेंट द टोटल लायबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट ऑफ बैंक विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट, ये राइट है, ठीक है। दो जो है पक्का राइट है, वन को लेकर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोनों राइट है, ठीक है। हाई पावर्ड मनी जो होता है इसको रिजर्व मनी के नाम से भी जानते हैं या इसको मॉनेटरी बेस के भी नाम से भी जानते हैं, ओके। तो इट इज डायरेक्टली क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है, जो करेंसी इशू करता है आरबीआई, डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, करेंसी जो मार्केट में सर्कुलेशन में है, इसके अलावा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो क्या सीआरआर कहाँ रहता है, आरबीआई के पास रहता है। जो अदर डिपॉजिट हो गया आरबीआई के साथ, ये सब जो है आपको हाई पावर्ड मनी का पार्ट है। इसमें से बैंक रन क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैंक रन का मतलब ये होता है कि आपको स्पेकुलेशन है कि बैंक डिफॉल्ट होने वाला है, तो इस स्पेकुलेशन के कारण, अफवाह के कारण आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेते हो और बैंक डिफॉल्ट होने के कगार पे आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैंक रन, ठीक है। तो स्पेकुलेशन के कारण आपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया और बैंक अब क्या हुआ, ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड बैंक रन। तो सिचुएशन वेयर अ बैंक क्लोजेज इट्स ब्रांच आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड, गलत है। नॉन कंप्लायंस गलत। सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बैंक, इसको बैंक रन। दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता और इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, इस जर्नल का नाम है सांख्य। इस महान पर्सन का नाम है महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ओके। ये सेकंड 5 ईयर प्लान के जनक भी थे, ठीक है। ही वाज आल्सो आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, यहाँ पर कुछ टैक्स दिया हुआ है जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इसमें से कौन सा रिग्रेसिव है, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ, ठीक है। टैक्स 3 तरह का होता है, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव। फिर हम क्वेश्चन देखिए। जो रिग्रेसिव टैक्स होता है उसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज होगा जब इनकम आपका बढ़ेगा, मतलब जब कमाई आपकी बढ़ती जाएगी, आप हायर इनकम ब्रैकेट में जाएंगे तो टैक्स आपको कम पे करना, टर्म्स ऑफ परसेंटेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पुअर पीपल क्या करेगा, ज़्यादा परसेंटेज पे करेगा, ठीक है, नॉट ओवरऑल अमाउंट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, एक पर्सन है उसका कमाई है 10,000 रुपये पर मंथ और वो हर मंथ खर्च करता है 5,000 रुपीज़, ठीक है, और वो टैक्स पे करता है 500 रुपीज़। तो चूंकि उसका कमाई कितना है 10,000, ठीक है, 10,000 और उसमें से वो टैक्स पे कर रहा है 500, तो वो टैक्स पे कर रहा है 5%। कितना पे कर रहा है 5%। एक पर्सन का अर्निंग 1 लाख पर मंथ है और वो 20,000 खर्च करता है और 2,000 टैक्स पे करता है, यानी कि टोटल इनकम का सिर्फ 2% वो पे कर रहा है, तो ओवरऑल वो ज़्यादा पे कर रहा है, ओके, बट टोटल इनकम का परसेंटेज वाइज कम पे कर रहा है, तो बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। यानी कि आप जैसे ही ज़्यादा इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो टैक्स का परसेंट घट के 5% से हो गया 2%, बोलता है रिग्रेसिव टैक्स। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, यहाँ पे क्या होता है कि वट एवर बी योर इनकम, ठीक है, टैक्स रेट का परसेंटेज सेम रहेगा। तो वहाँ था 5%, 2%, 5, यहाँ पे क्या होगा 5%, 5% दोनों के लिए। तो टैक्स रेट कांस्टेंट होगा, तो टैक्स बर्डन रिमेंस इक्वल अक्रॉस द इनकम ग्रुप, वट एवर बी योर इनकम ग्रुप, टैक्स रेट सबके लिए फिक्स होगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। तो टैक्स रेट 10%, जैसे इनकम आपका 20,000 रुपये तो आप टैक्स पे करते हो 2,000, इनकम 1 लाख है तो आप टैक्स पे करते हो 10,000, लेकिन रेट तो सेम है ना 10%। और प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि टैक्स रेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। तो क्या प्रोपोर्शनल टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स स्लैब है कि अप टू 3 लाख 0% आपको टैक्स पे करना है, 3 से 6 लाख के ब्रैकेट में आपको टैक्स पे करना है 5%, 6 से 9 लाख में आपको टैक्स पे करना है 10%, और यदि आपका इनकम अबव 9 लाख है तो आपको 20% पे। इलेक्ट्रिक हमने बनाया है रिग्रेसिव, रिड्यूसेस बर्डन,
प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल सेम, प्रोग्रेसिव, प्रो पुअर है, ठीक है, क्योंकि बर्डन पास होता है रिच के ऊपर। तो इसमें से कौन सा जो है टैक्स जो है, तो इसमें 1 और 2 इसका आंसर होगा, 1 और 2, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पर स्टेटमेंट है SEZ के बारे में। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एक डिमार्केटेड एरिया होता है, ओके, जहाँ पर कंपनी को इनवाइट किया जाता है। कंपनी वहाँ पर क्या करती है, अपना प्लांट एस्टैब्लिश करती है और सरकार के द्वारा उसको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। बट वहाँ पे कंडीशन ये होता है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सिंपली क्या है, स्पेसिफिक जोन है जहाँ पर बहुत सारी कंपनी को इनवाइट किया जाता है और वो कंपनी जो है उसको सरकार सस्ता बिजली प्रोवाइड करती है, टैक्स बहुत कम, उसका टैक्स का रेट भी अलग टाइप का होता है, ज़मीन का रेट भी अलग टाइप का होता है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो भी प्रोड्यूस वहाँ पर हो रहा है उसको सिर्फ आपको एक्सपोर्ट। नाउ SEZ ऑपरेट अंडर द प्रोविजन ऑफ, इसके लिए हमारे यहाँ कानून है, कानून का नाम है SEZ एक्ट 2005, बिल्कुल राइट है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है SEZ को एस्टेब्लिश करने का, ये राइट है। इट डीम टू बी फॉरेन टेरिटोरी फॉर ट्रेड ऑपरेशन, ड्यूटी एंड टैक्स। समझ में आ गया, क्योंकि इसको सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज से भी यूज करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते। तो तीनों राइट होगा, ऑल थ्री आर राइट, ऑल थ्री आर। प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का तीनों पर्पस है कि प्राइस वोलेटाइल नहीं हो, ठीक है, मतलब महंगाई बैलेंस रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और जॉब भी जनरेट हो, तो तीनों इसका पर्पस है, ऑल थ्री आर। इसमें से कौन सा नैरो मनी है। नैरो मनी होता है M1 और ब्रॉड मनी होता है M3। तो जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में है वो आता है नैरो मनी के अंदर। डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ये भी आता है नैरो मनी के अंदर। जो टाइम डिपॉजिट है वो आता है इसमें ब्रॉड मनी, M3 में आता है। तो 3 नहीं होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो इसका आंसर होगा B। तो नैरो मनी में क्या क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में पूछता। ओके, ठीक है ना। जो टाइम डिपॉजिट है वो किस में आता है, ब्रॉड मनी में आता है, M3 में आता है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इट ऑपरेट विद इन द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। ये गलत है, ये ऑटोनोमस एजेंसी, कैसे एजेंसी है ये, ऑटोनोमस एजेंसी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडिया इसका मेंबर है, ये राइट है, ठीक है, तो 2 इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है SDR के बारे में, ठीक है, SDR इट इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। हम लोग पढ़े थे कि ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ये बिल्कुल राइट है। इसको क्रिएट किया गया IMF के द्वारा टू सप्लीमेंट मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, यानी कि मेंबर कंट्री का जो रिजर्व रहेगा IMF के पास वो फॉरेन करेंसी के टर्म में भी रहेगा, लेकिन साथ साथ SDR के टर्म में भी रहेगा, ठीक है, मतलब SDR कुछ प्रोपोर्शन उसको लेना पड़ता है, उसको सप्लीमेंट। द वैल्यू ऑफ SDR जो है ये बेस्ड ऑन 5 मेजर करेंसी होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट राइट है, तो 1 ओनली होगा, तो याद कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। तो SDR जो है इसको क्रिएट किया गया था IMF के द्वारा 1969 में। सर्व एज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट टू सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व ऑफ IMF मेंबर स्टेट। ये देखो 5 करेंसी होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि रिसेंटली सर 18-19 में इसको शायद इंक्लूड किया गया था रेनमिनबी को, ठीक है। तो पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन सी करेंसी होती है, ये आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अब पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेटेज होता है US डॉलर का 43.38%। डाटा याद नहीं करना, बस एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम डॉलर का है, देन यूरो, देन चाइनीज रेनमिनबी, देन जापानीज येन, देन पाउंड। क्लियर है।
यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा है जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। कॉस्ट पुश क्या है मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। अब बिजनेसमैन को ये डाउट है कि भाई अभी यदि सामान को बेचेंगे तो प्राइस कम मिलेगा, फ्यूचर में यदि सामान को बेचेंगे तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, होर्डिंग, ठीक है। बाहर बोर्ड लगा दिया, सामान नहीं है हमारे पास, सामान स्टॉक में रखा, ठीक है। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताया था ना कि पहले सामान 100 रुपये का था और 10 रुपया टैक्स था, तो सामान मिल रहा था 110 में। अब सामान है 100 रुपये का, टैक्स है 20 रुपये, सामान मिल रहा है 120 रुपये में। यानी ये जो टैक्स के बढ़ने के कारण सामान का दाम क्या हुआ, बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी तिला संक्रांति आने वाला है ना, तो आप लोग गुड़ का लाई खाएंगे, ठीक है। तो गन्ना का जो प्राइस होता है, गन्ना का प्राइस क्या होता है, सरकार उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। यदि गन्ना के प्राइस को सरकार पहले ही बढ़ा दे तो गुड़ क्या होगा, महंगा हो जाएगा ना, और कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो 3 राइट होगा, तो तीनों राइट होगा इसका, ऑल 3 आर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और नेट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, इसमें से कौन कौन सा है जिसको डिड्यूस किया जाता है नेशनल इनकम में से, जब हम कैलकुलेट करते हैं पर्सनल, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो डिविडेंड होता है कंपनी, ओके, तो डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ऑन शेयर, सॉरी, वो काउंटर नहीं होता है। कॉर्पोरेट टैक्स ये काउंटर नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ लोन वगैरह लिया है, उसका जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो, तो ये सब काउंट नहीं होता है जब हम पर्सनल। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। रिडक्शन इन परचेजिंग प्राइस ऑफ वेज अर्नर, क्रेडिट क्रंच ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, एंड डेप्रिसिएशन इन करेंसी। इसमें से हाउ मेनी ऑफ एबव आर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन कौन सा इम्पैक्ट है महंगाई का, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ वेज अर्नर। अब पहले मान लो कि वेज अर्नर पर डे 300 अर्न कर रहा था, ठीक है, उसमें से वो पर डे खर्च कर रहा था 150 रुपये, तो सेविंग कितना था, सेविंग था उसका 150 रुपीज़। अब महंगाई बढ़ गया, ठीक है, तो वेज तो उसका मान लो बढ़ गया 350, लेकिन खर्च हो गया 250, 300 खर्च हो गया महंगाई बढ़ने के कारण। उसका सेविंग कितना है, 50 रुपीज़ है ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो परचेज, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, पैसा को बचाने के लिए, पैसा को 150 के बराबर लाने के लिए या 100 के बराबर लाने के लिए वो क्या करेगा, कम सामान को खरीद, ठीक है। यानी कि पैसे का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण महंगाई बढ़ गई। तो इसका रीजन क्या था, महंगाई। तो महंगाई के कारण क्या होता है कि परचेजिंग पावर जो है, जो डेली वेज अर्नर है उसका कम हो जाता है, फिक्स वेज। क्रेडिट क्रंच ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये भी राइट है, ठीक है। यदि मान लीजिए कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रंच होगा, ओके। और जब पैसे का सर्कुलेशन कम होगा तो पैसे हाँ, तो जब महंगाई बढ़ जाएगा, सरकार क्या करेगी, सरकार लाएगी रिवर्स रेपो रेट, क्लियर है। यानी कि पैसे का सर्कुलेशन कम होगा, जब पैसे का सर्कुलेशन कम होता है तो पैसा क्या होता है, डेप्रिसिएट। तो पूछा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या क्या इसमें है, तो ऑल 3 आर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। एक्ट पुट द ओनर्स ऑफ, ओनर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंट वाइल सीकिंग बेल, राइट है, जो आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि आप गलत है कि नहीं, आप एक्यूज। एक्ट अलाउ फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा प्रोपोर्शनल, जो भी आपने अमाउंट का एलिगेशन आप पे लगाया जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। और जो ईडी होता है ये नोडल एजेंसी होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएम, तीनों राइट है। तो अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, ठीक है, कंडीशन ऑफ बेल आर वेरी स्ट्रिंजेंट, एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि वो गिल्टी नहीं है। सेक्शन 5 ऑफ पीएमएलए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो अटैच करता है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एक्यूज जो है, ओके, समझ में आ गया। और ईडी जो है नोडल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अंडर पीएम। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड आर यूज टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक, ये राइट है, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, जो डेली में यूज में आप कंज्यूम करते हो, और कैपिटल गुड का मतलब आपने कोई एसेट खरीदा है, ठीक है।
ये दोनों काउंट होगा जीडीपी के अंदर। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है कि फिनिक्स फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, ठीक है, विद इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसी को बोलते हैं जीडीपी। गुड्स में क्या, गुड में कंजम्पशन गुड भी आ जाएगा जो आप कंज्यूम करते हो, और कैपिटल एसेट, आपने जमीन खरीदा, आपने प्लॉट खरीदा, ओके, मकान खरीदा, किराए पे रेंट पे मकान ले लिया, दोनों हो जाएगा। ए पार्ट ऑफ टोटल आउटपुट विच कंप्राइज कैपिटल गुड कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमीज ग्रॉस, ये राइट है, ठीक है। आप जमीन खरीदोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों राइट है। विथ रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या होता है समझिए। आप करेंसी में जो ट्रेड करते हो ना, करेंसी में ट्रेड, आपके पास डिफरेंट कंट्री का करेंसी है, ओके, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है। तो विथ रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ये राइट है। आप इसको एनएससी बीएससी इस सब पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, दोनों के द्वारा। आरबीआई के द्वारा इसलिए ताकि आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सिचुएशन वोलेटाइल हो जाए, इकोनॉमी के लिए वोलेटाइल सिचुएशन हो जाए, इसलिए आरबीआई करता है और सेबी क्या करता है, स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस को देखता है। तो इसका दोनों राइट, ठीक है, तो स्टेटमेंट पर। तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव जो होता है ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो डिराइव होता है फ्रॉम अंडरलाइंग करेंसी पेयर, ठीक है, तो ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी बीएससी एमसी एक्सएसएक्स, यहाँ पर इसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ईटीसीडी जो है इसका रेगुलेशन सेबी भी करता है, आरबीआई भी करता है, ओके। तो सेबी रेगुलेट करता है ट्रेडिंग ब्रोकेज इन्वेस्टमेंट को, आरबीआई देखता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को, और करेंसी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आरबीआई देखता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट इज एस्टिमेटेड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये गलत है, ठीक है। इसलिए गलत है क्योंकि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है कि जो 676 गुड्स है के आधार पर डब्ल्यूपीआई तय होता है, तो यहाँ पे सर्विस इंक्लूड नहीं होता है, ड्यू टू सर्विस, ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। करेंटली बेस ईयर फॉर डब्ल्यूपीआई इज 2011-12, ये बिल्कुल राइट है। WPI is estimated by Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry, को देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, अच्छा हाँ देखिए, WPI के अंदर 3 तरह का प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी आर्टिकल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और फ्यूल एंड पावर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसका, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का 64.97%, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 64.97% वेटेज होता है इसका, मैन्युफैक्चर्ड आइटम का होता है, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल का उसके बाद वेटेज होता है 20.12, और सबसे कम वेटेज होता है फ्यूल एंड पावर का 14.9, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था, इसमें सर्विस नहीं होगा। और इंडेक्स में 3 तरह का आर्टिकल होता है, प्राइमरी आर्टिकल है ना, जिसका वेटेज सेकंड नंबर पे होता है 20.12, फ्यूल एंड पावर सबसे कम वेटेज होता है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। और 3 भी करेक्ट था कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ये कंपाइल करता है डब्ल्यूपीआई के। पब्लिक डेट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ पब्लिक डेट, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहाँ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कौन होता है, फंड ऑफ इंडिया, इसकी गारंटी के आधार पर जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक, तो उसको हम पब्लिक, सरकार का उधार, समझ गए कॉन्सेप्ट। पब्लिक डेट क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के आधार पे लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड इन ओपन मार्केट, ये बिल्कुल राइट है। गवर्नमेंट क्या करता है, सिक्योरिटी को बेचता है ओपन मार्केट में, ट्रेजरी बिल के आधार पे सरकार, कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन लेता है, और सरकार बाहर से भी लोन लेता है, एक्सटर्नल डेट लेता है। बट जो पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी होता है, ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत होगा, 1 2 3 इज राइट।
तो टर्म पब्लिक डेट का मतलब होता है कि टोटल लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें इंटरनल डेट आता है जैसे कि सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल। एक्सटर्नल डेट आता है जैसे कि बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट। पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी के अंदर आता है स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड और अदर डिपॉजिट, ठीक है। एंड इट इज नॉट रेज्ड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। Government seeks to compare the volume of production in the Indian economy across two different year, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करना चाहता है कि दो डिफरेंट वर्षों में जो है, ठीक है, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए इस चीज़ को। जीडीपी दो तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। तो जो रियल जीडीपी है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। तो मेरी बात को, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं। जीडीपी का रियल पिक्चर कौन बताएगा, जो इन्फ्लेशन के डेटा को भी दिखाएगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रियल जीडीपी। तो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर है रियल जीडीपी। कह रहा है कि इसमें से कहाँ कहाँ पे, मतलब तीन स्टेटमेंट है, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। केवाईसी की जरूरत कहाँ पे होती है? तो नो योर कस्टमर तीनों में जरूरत होती है। जितना भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे केवाईसी कंपलसरी है। पॉइंट पेड्रो फिलीपींस गलत है। ला कुम्ब्रे वॉल्केनो इक्वाडोर ये राइट है। सक्षम वैली जो है, काराकोरम हिल जो है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, यहाँ पर सक्षम वैली है। तो इस पार्ट को पाकिस्तान ने इंडिया से पूछे बिना डोनेट कर दिया चाइना को, भी बड़ी दुख की बात है, ठीक है। एक इंडिया में है। चलिए, तो इसमें से कौन कौन सा पेयर गलत है? ओनली वन पेयर इज राइट, वन पेयर इज राइट, टू इज राइट। तो पॉइंट पेड्रो जो है ये आपको कहाँ पे है? ये आपको श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, जाफना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ला कुम्ब्रे वोल्केनो इक्वाडोर में है, ये करेक्ट है, ठीक है। इज पार्ट ऑफ फर्नांडिना आइलैंड, दैट इज पार्ट ऑफ गलपागोस आइलैंड इक्वाडोर। और सक्षम वैली कहाँ पे है? अफगानिस्तान में नहीं, कहाँ पे है? इंडिया में है। सक्षम वैली जो है दैट इज नॉर्थ ऑफ काराकोरम रेंज, पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बट इलीगली इधर, मतलब दान कर देना इन फेवर ऑफ चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963। ये अफगानिस्तान में चाइना है कंट्रोल। डीआरडीओ के बारे में दिया हुआ है कि डीआरडीओ ने एक स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है। इट इज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टोरपेडो डिलीवरी सिस्टम। इट इज कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज सॉलिड प्रपोजल। रॉकेट में क्या होता है? टू स्टेज, थ्री स्टेज, फोर स्टेज, ये प्रपोल्सन सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम। देख लेते हैं इसके बारे में, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन करेक्ट है, क्योंकि स्मार्ट का मतलब होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ओके, ताकि हम एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा पाए। ओके, तो इट इनेबल लॉन्च, इसके द्वारा आप लॉन्च कर सकते हैं लाइट वेट टोरपेडो को फ्रॉम, टोरपेडो एक तरह का मिसाइल टाइप का ही होता है, अप टू 650 किलोमीटर अगेंस्ट एनिमी। स्मार्ट जो है वो कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, मतलब इसमें टू स्टेज सॉलिड प्रपोल्सन सिस्टम होता है, दो स्टेज का, ओके। बाकी क्या होता है, जीडीपी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा आइटम इसमें इंक्लूड नहीं होता है? तो पहला है रीसेल ऑफ गुड। पहली बात है कि जीडीपी के अंदर हमेशा क्या होता है, फिनिश्ड गुड जो करंट ईयर में प्रोड्यूस होता है वही होता है, जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो ये गलत है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ओके, इसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है, तो ये भी काउंट, यानी जीडीपी के अंदर वही चीज काउंट होगा जो इकोनॉमिक, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी का डायरेक्टली लिंकेज है, ठीक है। एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इससे क्या होगा? फायदा होगा सरकार को, काउंट होगा ना, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, एक साल में फिनिश्ड गुड को जो है एक्सपोर्ट किया गया। ब्लैक मार्केट मतलब क्या हुआ? पैरेलल इकोनॉमी, जिस ब्लैक मार्केट का मतलब ही होता है जिसमें सरकार को आप टैक्स नहीं, कोई भी चीज़ पे टैक्स आप नहीं पे करोगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके।
ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो जीडीपी में ये तीनों काउंटर नहीं होगा, पुराना सामान काउंटर नहीं होता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। ये काउंटर नहीं होता है, ब्लैक मार्केट एक्टिविटी काउंटर। देखिए, रीसेल ऑफ गुड लाइक ओल्ड कार, हाउस, सेकंड हैंड आइटम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, ठीक है, क्योंकि जीडीपी क्या करता है, करंट ईयर प्रोडक्शन को सिर्फ काउंट करता है, ठीक है। ओके, ट्रांसफर पेमेंट जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। जैसे पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, वेलफेयर स्कीम हो। लेकिन ईजेड जो है वो क्या है, इकोनॉमिक कंट्रोल है सरकार का उसके ऊपर, तो वहाँ जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसको सरकार क्या करेगा, सेल करेगा, ये काउंट होगा। ब्लैक इलीगल ट्रांजेक्शन है, ब्लैक मनी। फेयर एंड रिन्यूवेटिव प्राइस, ये गारंटी प्राइस है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है ताकि हम फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर पाए फार्मर को। तो ये एफआरपी किस क्रॉप के लिए होता है, ये होता है आपको गन्ना के लिए, शुगर केन के लिए। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है ये मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल को पे करना पड़ता, दिया जाता है ताकि वो पे करे शुगर मिल फार्मर को, और ये कंट्रोल होता है अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 96, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, प्रशांत चंद्र महाल नोबिस, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोलते हैं। तो इन्होंने कौन से 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया था, मैंने पहले ही बता दिया था, सेकंड 5 ईयर। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। वेरी सुन वी विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक को डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, फुल टेस्ट सीरीज, ओके, तो हमारा जो ऐप है सावित्री एडू हब, ओके, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ से टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। एंड फॉर ऑफलाइन मोड यू हैव टू विजिट। तो थैंक यू।